हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न ज्योग्राफी पर। फ्रेंड्स, हम पढ़ रहे हैं इंडियन ज्योग्राफी, जिसकी आज हमारी क्लास नंबर 4 है और आज हम पढ़ेंगे इंडियन वेजिटेशन। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं कि जो नेचुरल वेजिटेशन होती है उसकी डेफिनेशन क्या है। प्राकृतिक वनस्पति, प्राकृतिक यानी कि प्रकृति से अपने आप उगी हो, नाम से पता चल रहा है ना, प्रकृति से ही मतलब अपने आप ही उगी हो, किसी की हस्तक्षेप के बिना उगी हो। तो देखो, प्राकृतिक वनस्पति से अभिप्राय उसी पौधा समुदाय से है जो लंबे समय तक बिना किसी बाहरी हस्तक्षेप के उगता है और इसकी विभिन्न प्रजातियां वहां पाई जाने वाली मिट्टी और जलवायु परिस्थितियों में यथासंभव स्वयं को ढाल लेती हैं। मीन्स टू से, जो भी पेड़ पौधे बिना किसी मानव के हस्तक्षेप के अपने आप ही उग जाते हैं और जहाँ पे वो उगते हैं ना, वहाँ जो मिट्टी है, जो वहाँ पे जो जलवायु है, वहाँ का जो मौसम है, टेम्परेचर, वायु दाब जो भी है, उसके अकॉर्डिंग वो पेड़ पौधे अपने आप को ढाल लेते हैं। वही कहलाती है नेचुरल वेजिटेशन, यानी कि प्राकृतिक वनस्पति वो है जो बिना मानव के हस्तक्षेप के उगती है। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे देखिए, भारत में विभिन्न प्रकार की प्राकृतिक वनस्पति पाई जाती है। कैसी कैसी पाई जाती है वो हम आगे पढ़ेंगे। पहले देखिए, हिमालय पर्वत पर कैसी पाई जाती है, शीतोष्ण कटिबंधीय वनस्पति पाई जाती है। पश्चिमी घाट और अंडमान निकोबार पर जो पाई जाती है ना, वो पाई जाती है उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन। डेल्टा क्षेत्रों में पाए जाते हैं उष्ण कटिबंधीय वन और मैंग्रोव। और राजस्थान के मरुस्थलीय और अर्ध मरुस्थलीय क्षेत्रों में कैक्टस और झाड़ियां जैसे जो कांटेदार जो भी पेड़ पौधे होते हैं वो उगते हैं। और जो मिट्टी और जो जलवायु की विभिन्नता है उसके कारण जो भारत देश है पूरा, उसमें विभिन्न प्रकार के जो वन है और जो ये वेजिटेशन है वो पाई जाती है। अब हम उसको देखते हैं कितने प्रकार से हमने ये वनों को बांटा है। देखिए, सबसे पहले है वनों में उष्ण कटिबंधीय सदाबहार एवं अर्ध सदाबहार वन। दूसरा है फ्रेंड्स, दूसरा है उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन। तीसरा है उष्ण कटिबंधीय कांटेदार वन। फोर्थ है पर्वतीय वन। फिफ्थ है वेलांचली या फिर अनूप वन। ये 5 प्रकार की जो वनस्पति है ये हमारे देश में पाई जाती है। तो हम इनको आगे एक्सप्लेन करते हैं। देखिए, उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन जो हैं वो कौन से वन हैं? जो वन पश्चिमी घाट के पश्चिमी ढाल पर पाए जाते हैं। कहाँ पे? जो उष्ण कटिबंधीय सदाबहार एवं अर्ध सदाबहार वन है ना, ये पश्चिमी घाट जो हमारा भारत का ये वाला, इस एरिया में पश्चिमी घाट पर पाए जाते हैं उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन। और कहाँ पे पाए जाते हैं ये पाए जाते हैं उत्तर पूर्वी क्षेत्र पे, जो भी पहाड़ियाँ हैं वहाँ पे, अंडमान और निकोबार जो द्वीप समूह है वहाँ पर ये पाए जाते हैं। और ये कैसे प्रदेश हैं जहाँ पे ये सदाबहार वन पाए जाते हैं? ये उष्ण और आर्द्र प्रदेशों में पाए जाते हैं। जो उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन है ना, वो उष्ण और आर्द्र प्रदेशों में पाए जाते हैं, जहाँ पे यहाँ पे जो वर्षा है, रेनफॉल है, वो है 200 सेंटीमीटर। और जो वार्षिक टेम्परेचर है यहाँ का वो है 22 डिग्री सेल्सियस। आगे देखिए, उष्ण कटिबंधीय वन जो हैं वो सघन और पत्तों वाले होते हैं, यानी कि यहाँ पे ये ज़्यादा घने पत्तों वाले यानी कि घने वन होते हैं। ये क्या है? गहरे होते हैं ये पेड़ होते हैं यहाँ पे। और जहाँ पे भूमि के नज़दीक तो झाड़ियाँ होंगी और फिर बेलें होंगी और इनके ऊपर छोटे कद वाले पेड़ होंगे और सबसे ऊपर लंबे पेड़ होंगे। तो देखिए कितनी तरह के हो गए यहाँ पे पेड़ हैं। जो उष्ण कटिबंधीय जो सदाबहार वन है और अर्ध सदाबहार वन है, वहाँ पे पहले तो क्या है, भूमि के नज़दीक तो होगी झाड़ियाँ, यानी कि उष्ण कटिबंधीय जो सदाबहार वन है वहाँ पे झाड़ियाँ भी पाई जाती हैं, लताएं या बेलें भी पाई जाती हैं। फिर मीडियम, सबसे छोटा जो साइज हो गया वो तो झाड़ियों का था। फिर इनसे छोटे, इनसे थोड़े लंबे होते हैं वो कहलाएंगे छोटे कद वाले पेड़। और फिर है सबसे लंबे पेड़। तो 4 तरह के हो गए, झाड़ियाँ होगी, बेलें होगी, छोटे कद के पेड़ होंगे, लंबे पेड़ होंगे। ठीक है, यहाँ से हमें क्या पता चलता है? देखो, सबसे नीचे हैं झाड़ियाँ, फिर हैं बेलें, फिर हैं छोटे कद वाले, फिर हैं लंबे। तो बहुत सारे पेड़ हो गए ना। तो इनमें क्या होता है, कोई पेड़ कभी सूख रहा है, पत्ते गिरा रहा है, कोई कभी हरा हो रहा है। तो इस तरह से क्या होगा, ये नंबर वाइज इनमें क्या होता है कि कोई पेड़ जो है पत्ते गिरा देगा, किसी के पत्ते उग जाएंगे, तो ये सदा पूरे साल यहाँ पे हरियाली देखने को मिलती है। इसीलिए इनको बोला है सदाबहार वन, क्योंकि यहाँ पे वैरायटी अधिक पाई जाती है पेड़ों की। और यहाँ पे क्या है, वृक्षों की लंबाई 60 मीटर या इससे भी अधिक ऊंची हो सकती है।
जो ये उष्णकटिबंधीय जो सदाबहार वन है ना, यहाँ पे जो पेड़ों की लंबाई है वो 60 मीटर से भी अधिक हो सकती है। और इन पेड़ों पर पत्ते झड़ने, फूल आने और फल लगने का समय अलग अलग है। देखो मैंने अभी आपको बताया ना कि कभी कोई पेड़ जो है वो पत्ते गिरा रहा है, किसी पे पत्ते आ रहे हैं, किसी पे फल लग रहे हैं, तो वहाँ पे क्या लगता है कि पूरे साल ही हरियाली दिखाई देती है, इसीलिए ये सदा हरे भरे दिखाई देते हैं। और इनमें कौन से पेड़ शामिल हैं? इनमें है रोजवुड, महोगनी, एनी और एबनी। एनी, एबनी, महोगनी और रोजवुड ये कौन सी प्रजाति के हैं? ये हैं उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन या फिर अर्ध सदाबहार वन है ये। और फिर से देखिए एक बार इसको, उष्णकटिबंधीय जो सदाबहार वन है या फिर अर्ध सदाबहार वन है, ये कहाँ होते हैं? जहाँ पे वर्षा होती है 200 सेंटीमीटर से अधिक, टेम्परेचर होता है 22 डिग्री सेल्सियस के आसपास, और यहाँ पे पश्चिमी घाट के पश्चिम में पूर्वी जो उत्तर पूर्वी जो पहाड़ियाँ हैं वहाँ पर, और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में ये वन पाए जाते हैं। और यहाँ पे छोटी झाड़ियाँ भी पाई जाती हैं, लताएं यानी कि बेलें भी पाई जाती हैं, छोटे जो कद वाले पेड़ हैं वो भी होते हैं, और लंबे जो 60 मीटर से भी अधिक ऊंचाई वाले पेड़ हैं वो भी होते हैं। तो इसके लिए क्या होता है, अलग अलग तरह के पेड़ होंगे, फिर ये कभी कोई पत्ते गिराएगा, कभी किसी के पत्ते आएंगे, कभी किसी के फल फूल आएंगे। तो इस तरह से ये वन जो है ये पूरा साल हरे भरे दिखाई देते हैं। इनका एग्जाम्पल है रोजवुड, महोगनी, एनी और एबनी। ये हमने अब तक पढ़ा है। अब ये मैप देखिए, ये मैप आप अपने आप देख लेना कि कौन सा जो वन है वो कहाँ पे स्थित है। ये मैप दर्शाया गया है। आगे पढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए, हमने अभी पढ़ा है सदाबहार वन, अब है अर्ध सदाबहार वन है जो ये कहाँ पे होते हैं? ये वहाँ पे होते हैं जहाँ पे ये अर्ध सदाबहार वन, जहाँ पे सदाबहार वन थे ना, उन्हीं के आसपास जो ऐसा एरिया था जहाँ पे उनसे कम बारिश होती है, वो वाला जो क्षेत्र है ना वो कहलाएगा अर्ध सदाबहार वन का क्षेत्र। और जो ये हैं, इनमें कौन सी प्रजाति के पेड़ पाए जाते हैं अर्ध सदाबहार वन में? इनमें पाए जाते हैं साइडर, होलक और कैल। फिर है फ्रेंड्स, आगे देखिए जो नेक्स्ट पॉइंट है, इसमें बताया गया कि क्या है कि जो अंग्रेज है ना वो ये समझते थे कि भाई पेड़ों का क्या महत्व है। उन्होंने क्या किया, वहाँ पे जो ये हमारा ये JNK वाला और जो उत्तराखंड वाला, हिमाचल वाला एरिया था, इसमें क्या किया, जो पहले से जो पेड़ थे उनकी कटाई शुरू कर दी। फिर उन्होंने कुछ ऐसे पेड़ लगाए जो यूजफुल थे। कौन से थे? देखो इन्होंने क्या किया कि गढ़वाल और कुमाऊं में पाए जाने वाले जो ओक, चीड़, ये वाले जो पेड़ है ना, ओक के स्थान पर लगा दिए उन्होंने चीड़। चीड़ क्यों लगाया? क्योंकि जो चीड़ का पेड़ है ना वो ज़्यादा हम यूज़ कर सकते हैं, जैसे रेल की जो पटरियाँ बिछाते हैं उसके लिए। फिर और यहाँ पे उन्होंने क्या किया, चाय, कॉफ़ी और रबड़ के बाग लगाने शुरू कर दिए। जो पहले से जो वन थे ना ओक वगैरह के, उनको काटा, अंग्रेजों ने कटवाया, फिर वहाँ पे चीड़ के पेड़ लगाए, और उनके साथ साथ चाय की, कॉफ़ी की और रबड़ की क्या की, वहाँ पे खेती करनी शुरू कर दी, वहाँ पे बागान लगा दिए। ठीक है। आगे है जो लकड़ी है वो क्या है, वो ऊष्मारोधक है। इसलिए अंग्रेजों ने क्या किया, जो पेड़ थे उनको काट के और घर बनाने के लिए उनका यूज़ करना शुरू कर दिया लकड़ी का। इसीलिए ये जो लकड़ी है ये व्यापारिक यूज़ में भी काम आने लगी फ्रेंड्स। ठीक है, क्या पढ़ा हमने यहाँ तक अर्ध सदाबहार वन में? अर्ध सदाबहार वन में हमने पढ़ा जहाँ पे सदाबहार वन से कम बारिश होती है वहाँ पे होते हैं अर्ध सदाबहार वन। और ये जो सदाबहार वन थे ना उन्हीं के आसपास के क्षेत्रों में पाए जाते हैं, जैसे जो उत्तर पूर्वी वो पहाड़ियाँ थी, अंडमान निकोबार का एरिया था, और जो पश्चिमी घाट था उनके ही आसपास के क्षेत्रों में ये पाए जाते हैं। मुख्य पेड़ है यहाँ पे कैल, होलक और साइडर। और यहाँ पे और एक और पॉइंट हमने पढ़ा है कि जो अंग्रेज थे उन्होंने आर्थिक महत्व को समझा वनों का, और उन्होंने जो गढ़वाल और जो कुमाऊं की जो पहाड़ियाँ वगैरह थी वहाँ पे जो ओक के पेड़ थे और वो वन थे उनको कटवाया, फिर वहाँ पे चीड़ के पेड़ लगवाए। क्योंकि जो चीड़ का पेड़ है ना वो हम रेल की पटरियाँ लगाने के लिए जो वो लकड़ी है वो वहाँ पे यूज़ हो जाती है। फिर उन्होंने और क्या किया, उन्होंने ये देखा कि भाई जो लकड़ी है वो क्या है, ऊष्मारोधक होती है लकड़ी। इसीलिए जो उन्होंने वहाँ पे घर बनाए ना, उन घरों में जो लकड़ी का उन्होंने यूज़ करना शुरू कर दिया। आगे देखिए उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। पर्णपाती वन, इसमें क्या है, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन में ये जो वन है ना ये भारत में बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं, और जो ये वन है ये मानसून वन भी कहलाते हैं। तो क्वेश्चन बन सकता है कि उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन का दूसरा नाम क्या है? मानसूनी वन है। और यहाँ पे
जिन जगह पर ये उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन पाए जाते हैं वहाँ पे कितनी बारिश होती है, वहाँ पे होती है 70 से 200 सेंटीमीटर जो है वो बारिश होती है। और जल की उपलब्धता के आधार पर इन वनों को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, आर्द्र और शुष्क पर्णपाती वन। आर्द्र पर्णपाती वन और शुष्क पर्णपाती वन। और हमने क्या बताया कि 70 से लेके 200 सेंटीमीटर तक जो वर्षा होती है ना, उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। तो सबसे पहले देखिए आप, जो आर्द्र पर्णपाती वन है वो कौन से क्षेत्रों में पाए जाते हैं, जहाँ पे 100 से 200 सेंटीमीटर बारिश होती है, वहाँ पाए जाते हैं आर्द्र पर्णपाती वन। और ये वन कहाँ हैं, उत्तर पूर्वी राज्यों में और हिमालय के गिरिपदीय भाग में और पश्चिम घाट के पूर्वी ढालों पर और उड़ीसा में ये जो आर्द्र पर्णपाती वन है ये पाए जाते हैं। कहाँ कहाँ, उड़ीसा में, और जो पश्चिमी घाट है उसका जो पूर्वी ढाल है वहाँ पे, हिमालय के गिरिपद में और उत्तर पूर्वी राज्यों में पाए जाते हैं आर्द्र पर्णपाती वन। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 100 से 200 सेंटीमीटर वर्षा होती है। और इनमें इम्पोर्टेंट जो पेड़ है वो हैं सांगवान, शीशम और क्या है, साल, और इनमें और है महुआ, आंवला, सेलम, हुर्रा, कुसुम और चंदन। ये सारे पेड़ पाए जाते हैं, जैसे सांगवान, शीशम, साल, हुर्रा, महुआ, आंवला, सेमल, कुसुम और चंदन, ये पेड़ पाए जाते हैं। आगे है नेक्स्ट है हमारा शुष्क पर्णपाती वन। शुष्क पर्णपाती वन जो है वो कितनी सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्रों पे पाए जाते हैं, ये 70 से 100। हमारे आर्द्र थे 100 से 200 वाले में, ये है 70 से 100 वाले में, ठीक है। जहाँ पे 70 से 100 सेंटीमीटर बारिश होती है वहाँ पाए जाते हैं शुष्क पर्णपाती वन। और आर्द्र क्षेत्रों की ओर से ये वन आर्द्र पर्णपाती, और शुष्क क्षेत्रों में ये कांटेदार वनों में ये पाए जाते हैं। क्या कह रहा है, आर्द्र क्षेत्रों की ओर ये वन आर्द्र पर्णपाती, और जो शुष्क क्षेत्र है ना वहाँ पे कांटेदार वन मिलते हैं। और ये वन प्रायद्वीप में अधिक वर्षा वाले भागों में होंगे, और उत्तर प्रदेश, बिहार, इनके जो मैदान है ना वहाँ पे पाए जाते हैं शुष्क पर्णपाती वन। कहाँ पे पाए जाते हैं शुष्क पर्णपाती वन, यूपी में और बिहार के मैदानों में पाए जाते हैं। और पाए जाते हैं ये देखो प्रायद्वीपीय पठार और उत्तर भारत का जो मैदान है वहाँ पे जो अधिक वर्षा वाला भाग है उनमें पाए जाते हैं शुष्क पर्णपाती वन। आगे देखिए, शुष्क ऋतु होते ही इन पेड़ों पे क्या हो जाता है, पत्ते झड़ जाते हैं। शुष्क ऋतु में इन पेड़ों के पत्ते झड़ जाते हैं, और जो घास के मैदान हैं उनमें क्या लगता है कि जो पेड़ है ना वो बिना पत्तों के वहाँ पे खड़े रहते हैं। और इनमें जो मुख्य पेड़ हैं वो हैं तेंदू, पलास, अमलतास, बेल और खैर, और एक नाम और है, ये है अक्सलवुड। अक्सलवुड फिर से देख लीजिए एक बार, शुष्क पर्णपाती वन। जो शुष्क पर्णपाती वन है ये 70 से 100 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं, और मुख्यतः ये उत्तर प्रदेश में, बिहार में, और जो उत्तरी भारत का जो मैदान है जहाँ पे अधिक बारिश होती है वहाँ पे ये पाए जाते हैं। और मुख्यतः इनमें क्या है, इनमें है तेंदू, पलास, अमलतास, बैल, खैर, अक्सलवुड, ये वाले जो पेड़ हैं ये यहाँ पे पाए जाते हैं। और एक पॉइंट और देखिए, यहाँ पे सागवान और अन्य पेड़ों के बीच हरी भरी घास भी पाई जाती है। तो यहाँ पे और किसके पेड़ भी पाए जाते हैं, सागवान के पेड़ भी यहाँ पे पाए जाते हैं फ्रेंड्स। आगे देखिए, राजस्थान के पश्चिमी भाग में और दक्षिणी भागों में कम वर्षा और अधिक पशुचारण के कारण यहाँ पे जो वनस्पति है ना ये कम पाई जाती है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन। उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन कौन से हैं, जहाँ पे 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है जिन स्थानों में, वहाँ पे पाए जाते हैं उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन। यहाँ पे क्या होता है, अलग अलग प्रकार की घास होगी और झाड़ियाँ होती हैं यहाँ पे। और दक्षिण पश्चिमी जो पंजाब है वहाँ, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश और यूपी के अर्धशुष्क जो क्षेत्र हैं वहाँ पे पाए जाते हैं ये उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन। और यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे वनों में जो पौधे हैं वो लगभग पूरा साल पर्ण रहित यानी कि बिना पत्तों के होते हैं और लगभग झाड़ियों जैसे लगते हैं। क्या होगा, यहाँ पे बारिश तो 50 सेंटीमीटर से भी कम होती है। अगर बारिश कम होगी तो क्या होगा, वहाँ पे सूखा ही तो अधिक होगा ना। तो यहाँ पे जो भी वन होते हैं उनमें ज़्यादातर जो कटीली झाड़ियाँ वगैरह होंगी ना वो होंगी, और जो छोटी छोटी घास होगी वो होगी। और ऐसा लगता है कि यहाँ पे पूरा साल सूखे से पत्ते हो जाते हैं, तो भी ऐसा लगता है पेड़ जैसे कि उस पे पत्ते नहीं है, और वैसे भी पत्ते झड़ते रहते हैं यहाँ पे। और इनमें जो मुख्यतः पेड़ पाए जाते हैं वो होते हैं बबूल, बेर, खजूर, खैर, नीम, खेजड़ी और पलास के पेड़ पाए जाते हैं। और इन वृक्षों के नीचे क्या है, 2 मीटर लंबी गुच्छ वाली घास पाई जाती है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अच्छे से याद रखना। फिर से देख लीजिए,
देखिए, जो उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन हैं वो उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहाँ पे 50 सेंटीमीटर से भी कम बारिश होती है, और इनमें ज़्यादातर छोटी घास और झाड़ियाँ होती हैं, और ज़्यादातर जो पेड़ हैं वो पर्ण रहित होते हैं। और इनमें जो मुख्य पेड़ हैं वो पाए जाते हैं पंजाब के दक्षिण पश्चिमी भाग में, हरियाणा में, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश और यूपी में। और कौन से पेड़ पाए जाते हैं? वो पेड़ हैं बेर, बबूल, खजूर, खैर, नीम, खेजड़ी और पलास के पेड़ पाए जाते हैं उष्णकटिबंधीय कांटेदार वनों में। और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना, वृक्षों के नीचे यहाँ पे लगभग 2 मीटर लंबी गुच्छ घास पाई जाती है। अच्छा, आप देखो कि क्वेश्चन कैसे बनता है। क्वेश्चन में डायरेक्ट जो ये है ना पेड़ों के नाम, एक तो ये दे देते हैं, इनमें से 3 पेड़ तो इसके होंगे, एक किसी और का होगा, असंगत छांटना होगा, या फिर इसी के 4 पॉइंट दे देंगे कि ये कौन से वन हैं जिनकी ये विशेषताएं हैं। जैसे एक तो दे देंगे वर्षा होती है 50 सेंटीमीटर से कम, फिर ये एरिया दे देंगे कौन से स्थानों में पाए जाते हैं, फिर पेड़ों के नाम दे देंगे, ये इस तरह से, ये लंबी घास वाली दे देंगे, इस तरह से पेड़ों के नाम देंगे, और जहाँ पे जितनी वर्षा होती है, जो सा स्थान है, वो सब कुछ दे देंगे। और ये बताएंगे कि इनमें से एक ये विशेषताएं कौन से के हैं। फिर 4 ऑप्शन में होंगे ये, जैसे सदाबहार दे देंगे, उष्णकटिबंधीय दे देंगे, मरुस्थलीय दे देंगे, इस तरह से, इस तरह क्वेश्चन बनेगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमारा पर्वतीय वन। पर्वतीय वन जो होते हैं ना, वो क्या होता है कि पर्वतों की ऊंचाई बढ़ती है, उसके अकॉर्डिंग पेड़ों का जो की गुणवत्ता है और जो पेड़ हैं उनकी किस्में हैं वो भी अलग अलग होती चली जाती है। तो देखिए, पर्वतीय क्षेत्रों में ऊंचाई के साथ साथ तापमान घटने के साथ साथ ये प्राकृतिक जो वनस्पति है उसमें क्या आता है, बदलाव आता है। मैंने यही कहा है कि जैसे जैसे ये हमारे पर्वत हैं, पहाड़ हैं, उनकी ऊंचाई बढ़ेगी, वैसे वैसे जो भी नेचुरल जो वेजिटेशन है उसमें बदलाव आता जाएगा। आगे देखिए, इस आधार पर 2 भागों में बांटा गया है जो पर्वतीय वन है उनको, उत्तर पर्वतीय वन और दक्षिण पर्वतीय वन। आगे देखिए, ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ क्या होता है, हिमालय पर्वत श्रृंखला में उष्णकटिबंधीय वनों से टुंड्रा में पाई जाने वाली जो प्राकृतिक वनस्पति है ना वो पाई जाती है। यानी कि क्या है, जो उष्णकटिबंधीय वनों में पाई जाती है वो भी पाई जाती है, और जो बिल्कुल ठंडे इलाके में टुंड्रा प्रदेशों में पाई जाती है वो भी पाई जाती है। क्यों? क्योंकि जो पर्वतों का ऊपर वाला भाग है उसमें तो बर्फ गिरती है, और जो नीचे वाला भाग है उसमें क्या है, टेम्परेचर उससे थोड़ा अधिक होता है। तो क्या होगा, उष्णकटिबंधीय तो होगी गिरिपदीय भागों में, और जो ऊपरी भाग है बिल्कुल चोटी वाला वहां पे होगी टुंड्रा वाली जो ये वेजिटेशन पाई जाती है वो। तो देखिए, यहाँ पे लिखा भी है कि हिमालय के गिरिपद में पर्णपाती वन पाए जाते हैं। इसके बाद 1000 से 2000 मीटर की ऊंचाई तक क्या है, आर्द्र शीतोष्ण कटिबंध प्रकार के वन पाए जाते हैं। फिर है उत्तर पूर्वी भारत की जो उच्चतर जो ये पहाड़ियां हैं और जो पश्चिमी बंगाल है इससे लेके और उत्तरांचल के जो पहाड़ी इलाके हैं वहाँ पे चौड़े पत्तों वाले ओक और चेस्टनट और ओक ये पाए जाते हैं जो कि सदाबहार वनों में पाए जाते हैं। क्या कह रहा है, जो भारत का जो उत्तर पूर्वी भाग है वहाँ पे जो पहाड़ियाँ हैं और जो पश्चिम बंगाल है और जो उत्तरांचल की जो पहाड़ी इलाके हैं ना वहाँ पे पाए जाते हैं चौड़े पत्तों वाले ओक और चेस्टनट जो कि सदाबहार वन है वो वाले पेड़ पाए जाते हैं यहाँ पे। और इस क्षेत्र में 1500 से लेके 1750 मीटर की ऊंचाई पर जो व्यापारिक महत्व वाले जो कि चीड़ के वन है ना, जो अंग्रेजों ने जो पेड़ लगाए थे ओक की जगह चीड़, वो वाले पेड़ पाए जाते हैं 1500 से 1750 मीटर की ऊंचाई पर। कहाँ पे पाए जाते हैं? पश्चिम बंगाल में, उत्तरांचल की पहाड़ियों में, इन वाले इलाकों में पाए जाते हैं चीड़ के ये पेड़। फिर आगे देखिए, हिमालय के पश्चिमी भाग में बहुमूल्य वृक्ष प्रजाति जो कि देवदार के वन पाए जाते हैं। तो क्वेश्चन में आएगा बहुमूल्य वृक्ष है ये कौन सा है? देवदार है। कहाँ पाया जाता है? हिमालय के पश्चिमी भाग में पाया जाता है देवदार वन। क्यों है ये बहुमूल्य? क्योंकि जो देवदार वन है ना उसकी लकड़ी बहुत ही ज़्यादा मजबूत होती है, और जो हम पहाड़ी इलाकों में जो घर बनाते हैं उसमें इनका यूज किया जाता है देवदार की लकड़ी का। आगे है चिनार और वालन की लकड़ी जो है वहाँ उसका कहाँ पे यूज होता है? कश्मीर में जो हस्तशिल्प में यूज होती है ना लकड़ी वो है चिनार की और वालन की लकड़ी। तो ये एक एक पॉइंट एक एक क्वेश्चन लिए हुए हैं। चिनार और वालन की लकड़ी से कहाँ पे क्या किया जाता है? कश्मीर में हस्तशिल्प जो कारखाने लगा रखे हैं ना छोटे छोटे, उनमें जो लकड़ी पर जो कारीगरी करते हैं लोग वो है ये हस्तशिल्प में यूज होने वाले हैं चिनार और वालन के पेड़। आगे देखिए, पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में प्रचुर मात्रा में ये वालन के पेड़ और जो है इसके चिनार के पेड़ पाए जाते हैं। आगे है ब्लू पाइन और स्प्रूस। ब्लू पाइन और
स्प्रूस 2225 से लेके 3048 मीटर की ऊंचाई पर पाए जाते हैं ब्लू पाइन और स्प्रूस के पेड़। और इस ऊंचाई पर कई स्थानों पर शीतोष्ण कटिबंधीय जो घास है ना वो भी पाई जाती है। और इससे अधिक ऊंचाई पर जब हम जाएंगे 3 से 4000 पर, तो क्या होता है, एल्पाइन वन पाए जाते हैं जहां पर चरागाह भी पाए जाते हैं। और 3000 से 4000 की ऊंचाई पर और क्या होता है, और पाए जाते हैं सिल्वर फर, जूनिपर, पाइन, बर्च और रोडोडेंड्रॉन। ये वाले पेड़ हैं, ये 3 से 4000 की ऊंचाई पर पाए जाते हैं। फिर आगे है एक पॉइंट, ऋतु प्रवास करने वाले जो समुदाय है ना वो कौन से हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना। पर ये पर्वतीय वन है, वहां पे ऋतु प्रवास करने वाले समुदाय के नाम पूछेगा। तो गुज्जर, बकरवाल, गड्डी और भूटिया। क्या क्या है, गुज्जर, बकरवाल, गड्डी और भूटिया हैं, वो हैं समुदाय हैं जो ऋतु के अनुसार प्रवास करते रहते हैं अपने ये उनके जो पालतू पशु हैं उनको लेकर। ठीक है, आगे है, इन चरागाहों का पशुचारण के लिए भरपूर उपयोग किया जाता है। कौन से चरागाह, जो कि 3000 से 4000 की ऊंचाई पर पाए जाते हैं। ठीक है, फिर है, शुष्क उत्तरी ढालों की तुलना में अधिक वर्षा वाले हिमालय के दक्षिण ढालों पर अधिक वनस्पति पाई जाती है। क्या कह रहा है, हिमालय के दक्षिणी ढालों पर अधिक वर्षा होती है ना, इसीलिए वहां पे वनस्पति भी अधिक पाई जाती है। और अधिक ऊंचाई वाले जो भाग है वहां पे टुंड्रा वनस्पति पाई जाती है। और टुंड्रा वनस्पति के 2 इंपॉर्टेंट यहाँ पे एग्जाम्पल दिए गए हैं, वो कौन से हैं, मोस और लाइकन। कौन से हैं, मोस और लाइकन। आगे देखिए दक्षिण पर्वतीय वन जो हैं उनमें क्या है कि जो प्रायद्वीपीय भाग है ना वहां पे 3 भागों में बांटा है वनों को। जो हिमालय के दक्षिण पर्वतीय वन है उनमें जो प्रायद्वीपीय वन है उनको 3 भागों में बांटा गया है, पश्चिमी घाट, विंध्याचल और नीलगिरी। दक्षिण पर्वतीय वन है ये। हमने अब तक हम जो हिमालय वाला जो भी ये वेजिटेशन है वो पढ़ रहे हैं। और इसमें क्या है, जो दक्षिण पर्वतीय वन है वो मुख्यतः प्रायद्वीप के 3 भागों में मिलते हैं। कौन से 3 भाग हैं प्रायद्वीप के जहाँ पे दक्षिण पर्वतीय वन पाए जाते हैं, वो हैं पश्चिमी घाट, विंध्याचल और नीलगिरी की पहाड़ियाँ। तो जो ये वाला जो क्षेत्र है ना ये क्या है, इसमें दक्षिण पर्वतीय वन पाए जाते हैं। देखिए आगे, ये तीनों के तीनों भाग हैं जो पश्चिमी घाट, विंध्याचल पर्वत और नीलगिरी की पहाड़ियां। ये वैसे तो समुद्र तल से इनकी ऊंचाई है 1500 मीटर। और क्या है, यहाँ पे जो शीतोष्ण कटिबंधीय वन है ना वो पाए जाते हैं। और जो निचले क्षेत्र है ना इनसे वहां पे पाए जाते हैं उपोष्ण कटिबंधीय वनस्पति। फिर एग्जाम्पल दिया है कि ये और कहाँ पाई जाती है, केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक और पश्चिमी घाट में ये वनस्पति पाई जाती है, जो उपोषणीय वनस्पति है ना ये वाली। फिर है, शीतोष्णीय कटिबंध की जो वन है उनमें जो नीलगिरी में पाए जाते हैं, अन्नामलाई में पाए जाते हैं, पालनी की पहाड़ियों में पाए जाते हैं। ये वाले जो शीतोष्ण कटिबंधीय वन है उनको किस नाम से जाना जाता है, उनको जाना जाता है सोलाश के नाम से। किस नाम से जानते हैं, सोलाश के नाम से जानते हैं। क्या पढ़ा है हमने दक्षिण पर्वतीय वन में, दक्षिण पर्वतीय वन जो है वो प्रायद्वीप के 3 भागों में पाए जाते हैं, पश्चिमी घाट में, विंध्याचल पर्वत पर और नीलगिरी की पहाड़ियों में। वैसे जो ये श्रृंखलाएं हैं ये उष्ण कटिबंध में पड़ती हैं, लेकिन समुद्र तल से इनकी ऊंचाई है 1500 मीटर। और यहाँ पे पाया जाता है शीतोष्ण कटिबंधीय जो वन है वो वाले, और उपोष्ण कटिबंधीय है वो वाले, दोनों तरह के पाए जाते हैं। फिर हमने पढ़ा है कि जो केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक और जो पश्चिमी घाट है वहाँ पे जो वनस्पति पाई जाती है वो है इस प्रकार की वनस्पति। फिर जो नीलगिरी, अन्नामलाई और जो पालनी की पहाड़ियाँ हैं वहाँ पे जो शीतोष्ण वन पाए जाते हैं ना उनको कहते हैं शोलास। हमने अब तक इतना पढ़ा है। और इन जो ये जो वन है इनमें कौन से पेड़ पाए जाते हैं, उनके नाम कौन से हैं जिनका आर्थिक महत्व भी है, वो हैं लैरेल, सिनकोना, मैग्नोलिया, वेटल। कौन से हैं जो शीतोष्ण कटिबंधीय वन है या फिर सोलाश वनों के नाम से जाने जाते हैं, वहां पे जो पेड़ हैं उनका नाम बताइए। वो हैं मैग्नोलिया, लैरेल, सिनकोना और वेटल। ठीक है, ये आर्थिक महत्व लिए हुए हैं फ्रेंड्स। और क्या है, ये जो वन है ना ये सतपुड़ा में और जो मैकाले वाली जो भी ये पहाड़ियां है ना यहाँ पे भी यही पाए जाते हैं। आगे देखते हैं, एक बार हम देख लेते हैं हमने जो पर्वतीय वन है उसमें क्या क्या पढ़ा है। जो पर्वतीय वन है ना वो ऊंचाई के साथ साथ उनमें बदलाव आता जाता है। सबसे पहले हमने ये पढ़ा, फिर उसके बाद हमने पढ़ा जो पर्वतीय वन है उनको 2 भागों में बांटा गया है। कौन से 2 भाग हैं वो देखिए,
उत्तरी पर्वतीय वन और दक्षिणी पर्वतीय वन। फिर इसके बाद हमने पढ़ा कि 1000 से 2000 मीटर की ऊंचाई पर जाने पर आर्द्रशीतोष्ण कटिबंधीय प्रकार के वन पाए जाते हैं, जो कि कहाँ कहाँ मिलते हैं, उत्तर पूर्वी भारत में, और जो ऊंची ऊंची जो पहाड़ियां हैं ना पश्चिम बंगाल की वहां पे, और उत्तरांचल की पहाड़ियां हैं वहां पे। और इन पेड़ों के जो पत्ते होते हैं वो चौड़े होते हैं, और ओक के और चेस्टनट और जो भी सदाबहार वन है वो यहाँ पे पाए जाते हैं। फिर 1000 से 2000 में के बाद हमने क्या पढ़ा, इसके बाद चीड़ के जो वन है वो पाए जाते हैं 1500 से 1750। ठीक है, 1500 से 1750 मीटर की ऊंचाई पर पाए जाते हैं चीड़ के वन। फिर हमने पढ़ा हिमालय के पश्चिमी भाग में पाए जाते हैं देवदार वन, जिनका जो मूल्य है वो बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि इनकी जो लकड़ी होती है वो बहुत ज़्यादा मजबूत होती है और निर्माण कार्य में ये काम आते हैं। फिर हमने पढ़ा चिनार और वालन की जो लकड़ी है ना वो कश्मीर में हस्तशिल्प में यूज होती है। इसके बाद हमने पढ़ा जो पश्चिमी हिमालय है उसमें प्रचुर मात्रा में ये जो कश्मीर में जो यूज होती है चिनार की और वालन की लकड़ी वो यूज होती है। फिर हमने पढ़ा ब्लू पाइन और जो स्प्रूस जो पेड़ हैं वो 2225 से लेके और 3048 मीटर की ऊंचाई पर पाए जाते हैं, और यहाँ पे शीतोष्ण कटिबंधीय घास है वो भी उगती है। फिर हमने पढ़ा कि 3000 से 4000 मीटर की ऊंचाई पर जो पेड़ पाए जाते हैं उनके नाम हैं सिल्वर फर, जूनिपर, पाइन, बर्च और रोडोडेंड्रॉन। ये वाले पेड़ पाए जाते हैं 3 से 4000 की मीटर की ऊंचाई पर। फिर हमने पढ़ा ऋतु उपरवास करने वाले जो लोग हैं उनके समुदायों के नाम हैं वो कौन से हैं, वो हैं गुज्जर, बक्करवाल, गड्डी और भूटिया। इन चरागाहों का जो पशुचारण है उसके लिए भी प्रयोग होता है। जो ये चरागाह पाए जाते हैं ना 3 से 4000 की मीटर की ऊंचाई पर, ये यहाँ पे लोग पशुचारण भी करते हैं। फिर हमने पढ़ा इसके बाद दक्षिण पर्वतीय जो वन होते हैं वो कौन से हैं, वो 3 प्रकार के हैं, पश्चिमी घाट के, विंध्याचल के और नीलगिरी की जो श्रृंखलाएं हैं वो वाले। फिर इसके बाद हमने पढ़ा कि जो नीलगिरी, अन्नामलाई और जो पालनी की जो पहाड़ियां हैं वहाँ पे शीतोष्ण कटिबंधीय जो वन है उनको शोलास के नाम से जाना जाता है। और इन वनों में जो पाए जाने वाले मुख्य वन हैं वो हैं मैग्नोलिया, लैरेल, सिनकोना और वेटल। ये वाले जो वन हैं ये और कहाँ पाए जाते हैं, सतपुड़ा में और मैकाले की जो पहाड़ियां हैं वहाँ ये पाए जाते हैं। फिर हमने एक पॉइंट और पढ़ा था कि जो ये टुंड्रा वनस्पति है इसमें 2 इंपॉर्टेंट पेड़ पाए जाते हैं। कौन से हैं वो हैं मोस और लाइकन। नेक्स्ट है फ्रेंड्स वेलांचली और अनूप वन। वेलांचली और अनूप वन, तो देखिए भारत में विभिन्न प्रकार के आर्द्र और अनूप वन आवास स्थल पाए जाते हैं। कौन से आर्द्र और अनूप आवास पाए जाते हैं। और यहाँ पे 70% जो भाग है ना वो क्या करते हैं, चावल की खेती करते हैं। और भारत में लगभग 39 लाख हेक्टेयर भूमि आर्द्र है। और आगे देखिए उड़ीसा में चिल्का और भरतपुर के केउलादेव राष्ट्रीय पार्क अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्र भूमियों में के अधिवेशन के अंतर्गत रक्षित जल कुक्कुट आवास हैं। क्या कह रहा है, फिर से देख लीजिए। भारत में क्या है, विभिन्न प्रकार के आर्द्र और अनूप आवास पाए जाते हैं, जिनमें 70% जो लोग हैं वो चावल की खेती करते हैं। और भारत के लगभग 39% हेक्टेयर भूमि आर्द्र है। तो 3 क्वेश्चन बन गए हैं यहाँ पे कि जो भारत में कितने प्रतिशत लोग हैं जो ये वेलांचली और अनूप वनों में जो चावल की खेती करते हैं वो 70% हैं। और भारत की कितने प्रतिशत जो भूमि है वो आर्द्र भूमि है वो है 39 लाख हेक्टेयर। फिर है उड़ीसा में चिल्का और भरतपुर में केउलादेव राष्ट्रीय पार्क हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन बन रहा है कि चिल्का कहाँ पे है और जो केउलादेव राष्ट्रीय पार्क है वो कहाँ पे है। तो चिल्का है उड़ीसा में और केउलादेव है भरतपुर में। फिर आगे कह रहा है कि जो रामसर अधिवेशन है उसमें क्या किया गया है, उसमें रक्षित जल कुक्कुट आवास, इनमें कौन से आए हैं रक्षित जल कुक्कुट आवास में, इनमें आए हैं जो हमारी ये चिल्का और केवलादेव जो राष्ट्रीय पार्क हैं वो अंतर्राष्ट्रीय महत्व की जो आर्द्र भूमियों का जो अधिवेशन हुआ था ना उसके अंतर्गत रक्षित जल कुक्कुट आवास घोषित कर दिए हैं। फिर आगे है हमारे देश को 8 आर्द्र भूमियों के वर्गों में बांटा गया है, जिसमें पहला है दक्षिण में दक्कन पठार के जलाशय और दक्षिण पश्चिमी तटीय क्षेत्र की लैगून और आर्द्र भूमि। दूसरा है राजस्थान, गुजरात और कच्छ की खारे जल वाली भूमि। तीसरा है गुजरात और राजस्थान के पूर्व में जो ये अभी हम पढ़ के आए हैं ना ये कुक्कुट वाला केवलादेव जो नेशनल पार्क है ये, और मध्य प्रदेश का ताजा जल
झील और जलाशय। फिर चौथा है भारत के पूर्वी तट पर डेल्टाई आर्द्र भूमि और लैगून, जो कि चिल्का हमने अभी अभी पढ़ी थी। पांचवा है गंगा के मैदान में ताजा जल वाले कच्छ क्षेत्र। छठा है ब्रह्मपुत्र घाटी के बाढ़ के मैदान और उत्तर पूर्व भारत और हिमालय की गिरिपद के कच्छ एवं अनूप क्षेत्र। सातवां है कश्मीर और लद्दाख की पर्वतीय झीलें और नदियां। और आठवां है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। ये थे हमारे जो इंडिया की जो आर्द्र भूमियां हैं, ये 8 जो घोषित की है ना इंडिया में जो आर्द्र भूमि। वो आगे है फ्रेंड्स, मैंग्रोव वन जो है वो भारत में कितने क्षेत्र पर है, वो है 6,740 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर है मैंग्रोव वन इंडिया में। और जो ये विश्व के जो मैंग्रोव क्षेत्र हैं ये 7% है हमारे भारत में। ये अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, पश्चिम बंगाल, सुंदरवन का डेल्टा, यहाँ पे ये सबसे अधिक पाए जाते हैं। तो क्वेश्चन में आ जाए कि अंडमान निकोबार, पश्चिम बंगाल और सुंदरवन का डेल्टा, तो इनमें से 3 देंगे और एक कोई और दे देंगे, या फिर एक दे देंगे और 3 कोई और दे देंगे। जो मैंग्रोव वन है उनकी स्थिति पूछेंगे। फिर आगे है जो मैंग्रोव वन है वो पश्चिम बंगाल में, अंडमान निकोबार में, सुंदरवन का डेल्टा में, यहाँ तो पाए जाते हैं। और कहाँ पाए जाते हैं, और पाए जाते हैं महानदी, गोदावरी, कृष्णा, ये वाली जो नदियाँ है ना, इनका जो डेल्टाई भाग है वहाँ पे पाए जाते हैं मैंग्रोव वन। और इन मैंग्रोव वनों पर क्या हो गया था, यहाँ पे अधिक कटाई होने लगी। अब यहाँ पे क्या कर दिया गया है, इनका संरक्षण शुरू कर दिया गया है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, भारत में वन आवरण कितना है। राजस्व विभाग ने जो आंकड़े प्रस्तुत किए ना उसके अकॉर्डिंग भारत में जो वन आवरण है वो है 23.28%। कितना है, 23.28%। और इनके अकॉर्डिंग और क्या क्या कहा गया है कि जो वास्तविक जो वन आवरण है ना वनों का, और जो टोटल वन आवरण है वो अलग अलग से दर्शाया गया है। कैसे दर्शाया गया है कि जो वन क्षेत्र का जो राजस्व विभाग है ना वो क्या कह रहा है, राजस्व विभाग वो उन्होंने क्या अधिसूचना जारी की है, वो कह रहा है राजस्व विभाग की चाहे वृक्ष हो या ना हो, लेकिन जो क्षेत्र उन्होंने बता दिया ना कि पर्टिकुलर ये वाला प्लेस है, ये वनों के लिए उन्होंने बोल दिया कि भाई यहाँ पे वन लगाए जाएंगे, यहाँ पे अब चाहे पेड़ हो चाहे ना हो, लेकिन ये पूरा का पूरा क्षेत्र जो है वो वन क्षेत्र माना जाएगा। ठीक है, ये तो है वन विभाग जो है राजस्व विभाग है उसके अकॉर्डिंग। लेकिन जो वास्तविक वन होते हैं वो क्या है, वन आवरण प्राकृतिक वनस्पति का झुरमट है। यानी कि अगर मान लो बहुत सारे पेड़ है ना, झुरमट है, बहुत सारी वनस्पति है वहां पे, तो ही वो वास्तविक रूप से वनों से ढका हुआ माना जाएगा। इसका मतलब ये नहीं है कि कोई हमने पर्टिकुलर जो प्लेस है वही निर्धारित कर दिया है। जिस भी जगह पे बहुत सारे पेड़ होंगे ना वही वन कहलाएगा। जबकि जो ये वाला ये राजस्व विभाग था ये क्या कह रहा है कि इन्होंने एक पर्टिकुलर एरिया तय कर दिया है कि यहाँ पर बिल्कुल पेड़ ही लगाए जाएंगे और कोई काम नहीं किया जाएगा। अब चाहे उस क्षेत्र पे पेड़ हैं चाहे नहीं है, लेकिन उसको काउंट किया जा रहा है कि ये वन क्षेत्र है। ठीक है, इतना बोल रहा है। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड, ये एक रिपोर्ट प्रस्तुत की थी इंडिया स्टेट फॉरेस्ट ने। इंडियन जो स्टेट फॉरेस्ट है उसने एक रिपोर्ट प्रस्तुत की 2011 में। उसके अनुसार जो वास्तविक वन आवरण है ना, यानी कि जहाँ पे रियली ही पेड़ पौधे उगे हुए हैं, वो वाला आवरण है 21.05%। और इनमें से जो 12% जो है ना उसमें तो ज़्यादा सघन वन है, लेकिन 8.75 जो प्रतिशत जो एरिया है उसमें विविध प्रकार के वन पाए जाते हैं। इसके अलावा और क्या बताया गया कि वन क्षेत्र वन आवरण दोनों ही राज्यवार भिन्नता पाई जाती है। यानी कि जो भी वन क्षेत्र है, यानी कि वन क्षेत्र तो वो कि ये पर्टिकुलर एरिया है, भाई ये वन क्षेत्र है, यहाँ पे और कोई काम नहीं किया जाएगा, सिर्फ और सिर्फ वन लगाए जाएंगे। वन आवरण वो है कि भाई कोई भी एरिया है उसके ऊपर बहुत सारे पेड़ हैं, वो है वन आवरण। ठीक है, तो ये कह रहा है, ये क्या कह रहा है कि अलग अलग राज्यों में जो वन क्षेत्र है और जो वन आवरण है ना उसकी भिन्नता पाई जाती है। कैसे, देखिए जहां लक्षद्वीप में वन क्षेत्र 0 है, वन क्षेत्र 0 है, वहीं अंडमान और निकोबार में 86.93% जो क्षेत्र है वो वन के अधीन है। तो अंडमान निकोबार में कितना हुआ, 86.93% एरिया है वो वन क्षेत्र के अधीन है। और 10% से भी कम जो वन क्षेत्र है वो कौन से राज्यों में पाया जाता है, वो पाया जाता है राजस्थान में, उत्तर पश्चिमी जो भाग है ना उनमें पाया जाता है। तो राजस्थान में, गुजरात में, पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में। कौन से में, पंजाब, हरियाणा, गुजरात और
राजस्थान में पाया जाता है, सबसे कम जो वन क्षेत्र है वो। आगे देखिए, पंजाब और हरियाणा के अधिकतर वनों को कृषि के लिए साफ कर दिया जाता है। क्यों है कम वन यहाँ पे? क्योंकि यहाँ पे जो वन है ना उनको साफ करके कृषि कर ली जाती है। और तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल, इन राज्यों में क्या है, यहाँ पे 10 से 20% जो भाग है वहाँ पे वन पाए जाते हैं। कहाँ पे? तमिलनाडु में और पश्चिम बंगाल में 10 से 20% जो एरिया है उसमें पाए जाते हैं वन। और जो हमारा उत्तर पश्चिमी भाग था ना, पंजाब, हरियाणा, गुजरात, राजस्थान, यहाँ पे केवल और केवल 10% भाग पर ही वन पाए जाते हैं। 10% तो लिखित में है फ्रेंड्स, 10% भी नहीं होगा। लोगों ने क्या कर लिया, अधिग्रहण कर लिया है जमीन का, जहाँ पे वन था और उसके आसपास लोगों के खेत लग रहे थे तो उन वनों को काट काट के और वहाँ पे जमीन बोना शुरू कर दिया, वहाँ पे कृषि स्टार्ट कर दी उन्होंने। आगे देखिए, वन क्षेत्र की तरह वास्तविक वन आवरण भी भिन्नताएं पाई जाती हैं। ये तो था वन क्षेत्र, और वास्तविक वन आवरण यानी कि जो रियली ही वहाँ पे पेड़ पौधे हैं, तो जम्मू कश्मीर में है 9.5% से, और अंडमान में 84.01% है। तो कितना है जम्मू कश्मीर में? जम्मू कश्मीर में सिर्फ और सिर्फ 9.5% जो क्षेत्र है वो वनों से आवृत है, यानी कि वहाँ पे पेड़ पौधे हैं। और सबसे अधिक है 84% कहाँ पे? ये है अंडमान और निकोबार में। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, ये है कि जो 15 राज्य है ना टोटल, वो ऐसे हैं 15 राज्य जहाँ की कुल भूमि पर 33% जो भाग है उस पर वन पाए जाते हैं, जो क्या किए हुए हैं, पारिस्थितिकी संतुलन बनाए हुए हैं। और इससे क्या है, एक आधारभूत इनकी आवश्यकता भी है। क्या कह रहा है ये यही कह रहा है कि जो वनों का आवरण है टोटल वन रियली में लगाए गए हैं या फिर उनके लिए ये घोषित की गई है कि ये भूमि वन के लिए है, वन क्षेत्र के लिए ये भूमि है। तो जो कुछ तो ये राज्य ऐसे हैं जहाँ पे कम है और कुछ ऐसे हैं जहाँ पे 83 तक है, जैसे JNK में 9 था और ये 83 था, इसमें 84 था अंडमान निकोबार में। तो क्या कर रहे हैं, ये संतुलन क्रिएट कर रहे हैं ना, बैलेंस बना रहे हैं कि कहीं पे अधिक है और कहीं पे कम है। तो इससे क्या हो रहा है, वनों का संतुलन बन रहा है। नेक्स्ट है, वास्तविक वन आवरण के अधीन क्षेत्र के आधार पर पूरा देश है उसमें राज्यों को 4 प्रदेशों में बांटा गया है। वास्तविक वन आवरण यानी कि रियली वहाँ पे पेड़ हैं, इसके आधार पर पूरे के पूरे देश को 4 भागों में बांटा गया है। वो 4 भाग कौन से हैं देखो। पहला है अधिक वन संकेंद्रण वाले प्रदेश। अधिक वन संकेंद्रण यानी कि जहाँ पर 40% तक वन पाए जाते हैं ना, वो वाले क्षेत्र हैं अधिक वन संकेंद्रण वाले। वन टोटल भूमि जो है उसके 40% पर जहाँ पे वन पाए जाते हैं वहाँ है अधिक वन संकेंद्रण। सेकंड है मध्यम वन संकेंद्रण वाले प्रदेश, जहाँ पे 20 से 40% एरिया पर, टोटल जो राज्य है उसका 20 से 40% जो एरिया उस पर वन है, वो है मध्यम वन संकेंद्रण वाला प्रदेश। तीसरा है कम वन संकेंद्रण वाला प्रदेश। तो कम वाला कौन सा हुआ, जहाँ पे 10 से 20 तक जो टोटल एरिया है उस राज्य का, उसके 10 से 20% भूमि पर वन लगाए गए हैं, वो है कम वन संकेंद्रण वाला प्रदेश। और फोर्थ है अति कम वन संकेंद्रण वाला प्रदेश। अति कम यानी कि बहुत ही कम हो गया यहाँ पे, तो 10 से भी कम होते हैं ना जिनमें, वो हैं अति कम वन संकेंद्रण वाले प्रदेश। तो हमने क्वेश्चन पढ़ा है अभी अभी 2 पढ़े हैं कि भाई एक तो सबसे ज़्यादा पढ़ा है हमने, एक सबसे कम पढ़ा है। तो ज़्यादा वाला कौन सा था, 84 वाला था, जो टोटल एरिया था अंडमान निकोबार का उसके 84% पर क्या थे, वन थे। तो ये तो आ गया अधिक वन संकेंद्रण वाला प्रदेश। और एक पढ़ा हमने जे एंड के में तो सिर्फ और सिर्फ 9% एरिया पे वन थे, तो ये आ गया अति कम वन संकेंद्रण वाला प्रदेश। तो इसी तरह से क्वेश्चन बनेंगे। नेक्स्ट देखिए, वन और जीवन। वन और जीवन क्या है, ये छोटा सा ये इसमें बॉक्स में लिखा है, इससे क्वेश्चन बनते हैं, वो देखिए आप। असंख्य जनजातीय लोगों के लिए वन एक आवास, रोजी रोटी और अस्तित्व है। हाँ भाई देखो, जो वन है वो लोगों को क्या करता है, आवास भी प्रदान करता है और रोजी रोटी यानी कि जो भी प्राइमरी जो उसमें लगे हुए हैं, प्राथमिक क्रियाओं में लगे हुए हैं, उनको क्या वनों से कुछ, जैसे भाई कोई गोंद ले आया, कोई फल ले आया, कोई लकड़ी ले आया, इस तरह से उनको मिलती है जिससे उनका ये खाने का खर्चा निकल रहा है। तो ये रोजी रोटी का भी है। आगे है अस्तित्व। हाँ भाई वन है तो हमारा अस्तित्व है। आगे है ये उन्हें फल, भोजन और खाने लायक वनस्पति, शहद, पौष्टिक जड़ें, शिकार के लिए वन्य जानवर, ये सब प्रदान करते हैं। तो क्या है, वनों के आसपास जो क्षेत्रों में लोग रह रहे हैं वो वहाँ पे हंटिंग भी करते हैं भाई, जिससे वो शिकार करके खाते हैं। जैसे शहद है, शहद को बेच देते हैं या खा लेते हैं, या फिर जो
फल फूल लेके आएंगे, फलों को बेच देंगे, खा लेंगे, तो इनका क्या है, इनकी रोजी रोटी चल रही है ना उससे। आगे देखिए ये क्या कह रहा है, भारत में 593 जिलों में से 188 जिले ऐसे हैं जिन जिलों में क्या है, 188 जिले जो हैं वो जनजातीय हैं। 593 जिले हैं भारत में टोटल, जिनमें से 188 जो जिले हैं ना वो जनजातीय हैं। और जो भी जनजातीय जिले हैं भारत के, वो कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 33.63% है। कितना है, 33.63% जो भाग है वो जनजातीय जिले हैं उसमें भारत में भौगोलिक क्षेत्र पर। और जो देश का 59.61% जो एरिया है वो वनों से आवरण है। क्या कह रहा है, जो भारत देश में जो टोटल वन है वो कितने एरिया पर है, ये 59.61 पर है। और जो जातीय ये जनजातीय लोग रह रहे हैं वो कितना एरिया है, 33.63 है। तो इससे क्या पता चल रहा है कि जो जनजातीय जो जिले हैं वो वन संपदा के धनी हैं। तो जो भी जनजातीय 188 जिले हैं वो टोटल कितना लिए हुए हैं वनों का, 33% लिए हुए हैं। तो सबसे ज्यादा वन संपदा कहाँ हुई, जो जनजातीय जिले हैं वहां पे हुई। तो यहाँ पे क्या बताया गया है कि जो टोटल 33% जो एरिया है वो जनजातीय हैं, वो लोग रह रहे हैं, और वैसे 59% पर हैं वन। तो क्या हो गया कि जो ये बाकी बचा हुआ क्षेत्र है उससे ज्यादा हो गए ना जनजातीय जो लोग हैं वो। तो जनजातीय लोग क्या कर रहे हैं, वनों का संरक्षण कर रहे हैं। तो एक लाइन दी गई है, ये अच्छे से याद रखना कि जनजातियों को, जो भी जनजातियां है ना, उनको वनों के गुण उत्पादक संग्रह ना मानकर उनको वन संरक्षक का भागीदार बनाया जाए कि भाई ये लोग जो है ना ये वनों का संरक्षण कर रहे हैं, जो जनजातीय लोग हैं ये। नेक्स्ट देखिए वन संरक्षण। वन संरक्षण का क्या मतलब है कि जो भी पेड़ पौधे हैं, जो भी वन हैं, उनका संरक्षण किया जाए, उनको काटने से रोका जाए, पेड़ पौधे लगाए जाएं, और ज्यादा यही है। तो इसके लिए वन संरक्षण एक नीति बनाएगी भारत में 1952 में। तो क्वेश्चन आ जाए, भारत में सबसे पहले वन संरक्षण नीति कब बनाई गई, 1952 में बनाएगी। और उसी नीति को 1988 में फिर से संशोधित किया गया था। इसके अकॉर्डिंग क्या कहा गया कि जो हमने ये वन संशोधन जो नीति बनाई, इसमें क्या कहा गया कि जो वन संरक्षण की नीति बनाई थी ना, उसके तहत वनों का सतत पोषणीय विकास होगा। कैसे होगा वनों का सतत पोषणीय विकास से, कि जो पहले से जो वन है ना उनको काटा नहीं जाएगा, और जो और नए पेड़ पौधे हैं वो लगाए जाएंगे। और जो लोग वहां से वनों को काट के और जो अपना जीवन यापन कर रहे हैं ना, उनको और सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। ठीक है, इससे आगे देखिए जो वन नीति बनाई गई थी, इसके जो उद्देश्य थे वो कौन से थे। देखिए सबसे पहले है, देश में 33% भाग पर वन लगाया जाना आवश्यक है, और वर्तमान में राष्ट्रीय स्तर पर 6% ये अधिक है। क्या कह रहा है, यानी कि पूरे वर्ल्ड में 27% एरिया जो है वो घोषित किया गया है वनों के लिए, लेकिन इंडिया में 33% जो भाग है ना उस पर वन लगाने हैं, जो कि वर्तमान राष्ट्रीय स्तर पर 6% ये अधिक है। आगे कह रहा है, पर्यावरण संतुलन बनाए रखने और पारिस्थितिकी असंतुलित क्षेत्रों में वन लगाना। क्या कह रहा है, जहाँ पे पारिस्थितिकी असंतुलन हो चुका है वहाँ पे तो वन लगाया जाए, और पर्यावरण संतुलन है ना उसको बनाने के लिए प्रयास किया जाए। आगे है, देश की प्राकृतिक धरोहर, जैव विविधता तथा आनुवांशिक पूल का संरक्षण। जैव विविधता यानी कि जो कि अलग अलग प्रकार के जीव होते हैं, अलग अलग प्रजाति होती है जीवों की, उसके लिए, और जो उनकी जो अनुवांशिकी है उसके लिए संरक्षण किया जाए। तो ये क्या कहा इसने, जैव विविधता को प्राकृतिक धरोहर है। अगर मान लो किसी जगह पे अलग अलग प्रकार के जीव रह रहे हैं तो वो जैव विविधता है। अलग अलग प्रकार के पेड़ पौधे हैं तो वो भी विविध प्रकार के पेड़ पौधे हो गए ना, तो ये जैव विविधता है, और ये क्या है, देश की प्राकृतिक धरोहर है। आगे है, मृदा अपरदन और मरुस्थलीकरण रोकना और बाढ़ और सूखे को नियंत्रित करना। यानी कि मृदा अपरदन हो रहा है, अधिक बारिश आ रही है, मृदा का कटाव हो रहा है। क्यों हो रहा है, क्योंकि पेड़ पौधे कम है। और मरुस्थलीकरण रोकना यानी कि पेड़ पौधों को काट लिया गया है, जिसकी वजह से वहाँ पे क्या हो रहा है, जो ये नेचुरल जो वेजिटेशन है वो लगभग खत्म सी हो गई है, और वहाँ पर वो एरिया बदल गया है मरुस्थलों में। तो इन चीज़ों को रोकना, और जो बाढ़ आती है जिस एरिया में
और जो सूखा पड़ता है उनके ऊपर भी नियंत्रण करना। कैसे? मान लो कोई एरिया सूख गया है और किसी एरिया में आ रही है बाढ़, तो जहाँ पे कम बारिश होती है वहाँ पर नहरों की हेल्प से पानी को पहुँचा दिया जाए। जहाँ पे बाढ़ आती है तो वहाँ पे बाढ़ भी नहीं आएगी और जो सूखा एरिया उसको पानी भी मिल जाएगा। नेक्स्ट है निम्नीकृत भूमि पर सामाजिक वानिकी एवं वनारोपण करना और वन आवरण का विस्तार करना। यानी कि जो भूमि निम्नीकृत हो चुकी है उस पर उसको सामाजिक वानिकी के लिए यूज करना, वहाँ पे पेड़ पौधे लगा देना ताकि वहाँ पे अधिक से अधिक वनावरण हो सके। नेक्स्ट है सिक्स्थ, वनों की उत्पादकता बढ़ाकर वनों पर निर्भर ग्रामीण जनजातियों को इमारती लकड़ी, ईंधन, चारा, भोजन की उपलब्धता करवाना और लकड़ी के स्थान पर अन्य वस्तुओं का प्रयोग में लाना। इन्होंने क्या कहा कि जो जनजातीय लोग हैं ना, जो वनों को काट कर और वहां से अपना जो जीवन यापन के लिए चीजें ले रहे हैं, उनको क्या करवाना, भोजन, चारा, ईंधन, इमारती लकड़ी ये उपलब्ध करवाना ताकि वो उन वनों को ना काटें, वो जनजातीय लोग हैं। और उन्होंने क्या कहा, जो पेड़ लगाने के लिए बढ़ावा देना, पेड़ों की कटाई पर रोकथाम लगाना, ये सारा बताया गया है इसमें। ये सारे के सारे उद्देश्य हैं वन नीति के। क्या थे कि टोटल देश के 33% भाग पर वन लगाया जाए, जैव विविधता को बढ़ावा दिया जाए, मृदा अपरदन जो है वो हो रहा है, मरुस्थलीकरण हो रहा है उसको रोका जाए, बाढ़ और सूखे पर नियंत्रण किया जाए, वनों की उत्पादकता को बढ़ाना चाहिए, वनों पर निर्भर जो जातियां हैं, जो जनजातियां हैं, उनको ईंधन, चारा वगैरह उपलब्ध करवाएं ताकि वो पेड़ों को ना काटें, और पेड़ों को लगाने के लिए बढ़ावा दिया जाए, और पेड़ों की कटाई पर रोकथाम के लिए क्या है, जन आंदोलन चलाए जाएं ताकि हम इसका सतत पोषणीय विकास कर सकें। आगे देखिए, इस वन संरक्षण नीति के तहत और कौन से कदम उठाए, वो तो थे उद्देश्य। फिर उन उद्देश्यों को पूरा करने के लिए कौन से कदम उठाए गए वो देखिए। फर्स्ट है सामाजिक वानिकी। जो सामाजिक वानिकी है इसका क्या अर्थ है? सामाजिक वानिकी का अर्थ है कि पर्यावरणीय, सामाजिक व ग्रामीण विकास की में मदद के उद्देश्य से वनों का प्रबंध करना। फिर से पढ़ लीजिए, पर्यावरणीय, सामाजिक और ग्रामीण विकास में मदद के उद्देश्य से वनों का प्रबंध करना और सुरक्षा तथा ऊसर भूमि पर वनारोपण करना। ये है सामाजिक वानिकी। यानी कि पर्यावरण जो है वो भी अच्छे से उसका विकास हो, सामाजिक विकास हो, ग्रामीण विकास हो, इसके लिए ये उद्देश्य मानते हुए तीनों, इसके लिए वनों का प्रबंधन किया जाए, यानी कि मैनेजमेंट की जाए, और जो ऐसे ही प्रति भूमि पड़ी है वहाँ पे वृक्षों को लगाया जाए ताकि हमें पर्यावरणीय, सामाजिक और ग्रामीण विकास करने में मदद हो सके। फिर उसके बाद हमने पढ़ा राष्ट्रीय कृषि आयोग। राष्ट्रीय कृषि आयोग ने 1976 से 1979 तक सामाजिक वानिकी को 3 वर्गों में बांटा। कौन सी? शहरी वानिकी, ग्रामीण वानिकी और फार्म वानिकी। तो क्वेश्चन आ जाएगा कि राष्ट्रीय कृषि आयोग ने 1976 से 1979 तक सामाजिक वानिकी को कौन से 3 वर्गों में बांटा? तो वो थे शहरी वानिकी, ग्रामीणी वानिकी और फार्म वानिकी। अब देखते हैं कौन सी होती है ये शहरी वानिकी, ग्रामीण वानिकी और फार्म वानिकी। शहरी वानिकी क्या है वो देखो, शहरों और उनके इर्द गिर्द जो निजी और जो सार्वजनिक भूमि पड़ी है ना, खाली भूमि जो पड़ी है, और जो हरित पट्टी है, पार्क है, स्थान, ये सड़कों के साथ साथ जो जगह है वहाँ पे, और जो औद्योगिक और जो व्यापारिक स्थल है वहाँ पर वृक्ष लगाना और उनका प्रबंध शहरी वानिकी के अंतर्गत आता है। क्या कह रहा है? जो भी शहरों में जो भी खाली जगह पड़ी है, या फिर जो पार्क हैं, या फिर सड़क के साथ साथ जो भी खाली एरिया होता है वो वाला, और जो औद्योगिक और जो व्यापारिक स्थान है उसके आसपास जितनी भी भूमि है वहाँ पे वृक्ष लगाना, ये सारा का सारा क्या है? ये है शहरी वानिकी। ठीक है, आगे है ग्रामीण वानिकी। ग्रामीण वानिकी में क्या आता है? कृषि वानिकी और समुदाय वानिकी को बढ़ावा दिया जाता है ग्रामीण वानिकी में। कैसे? कृषि वानिकी क्या होती है? जो कृषि योग्य भूमि है और जो बंजर भूमि है ना, उसके ऊपर पेड़ लगाना या फिर फसलों के साथ पेड़ बोना, ये तो है कृषि वानिकी। देख लीजिए, पढ़ लीजिए। कृषि वानिकी का अर्थ है कृषि योग्य भूमि पर और बंजर भूमि पर पेड़ लगाना और फसलें एक साथ लगाना। क्या है कृषि योग्य भूमि? चाहे बंजर भूमि पड़ी हो, चाहे वैसे हम कृषि योग्य भूमि हो उस पर पेड़ लगाएं या फिर फसलों के साथ पेड़ लगा दें, वो तो है कृषि वानिकी। इसका अभिप्राय ये है कि वानिकी और खेती एक साथ साथ होगी, जिससे क्या होगा? कृषि से ना हमें खाद्यान्न तो मिलेंगे ही मिलेंगे, उसके साथ साथ
चारा, ईंधन, इमारती लकड़ी, फल, ये सारा का सारा जो उत्पादन है ना कृषि से ही हमें मिल जाएगा अगर हम कृषि में पेड़ साथ साथ लगाएंगे तो। नेक्स्ट है समुदाय वानिकी। समुदाय वानिकी में क्या होता है, समुदाय वानिकी में जो सार्वजनिक भूमि होती है ना, जैसे चरागाह हो गए, मंदिर की भूमि होगी, सड़कों के दोनों ओर जो नहर के किनारे हो गए या फिर सड़कों के किनारे जो भूमि बची है वो, रेल की पटड़ियां हैं जहाँ पे वहाँ पे पटरियों पर, और विद्यालयों में, इन सभी जगह पे पेड़ लगाना हो गया सामुदायिक वानिकी। सामुदायिक वानिकी कैसे, जो कि ये सारी जो चीज़ है ये एक समुदाय की तो है ना, जैसे मंदिर भूमि है, गांव के चरागाह है, तो पूरा का पूरा जो समुदाय हो गया वो गांव उसी की तो भूमि है ना, इसीलिए इसको कहते हैं सामुदायिक वानिकी। तो क्या हो गया, जो चरागाह हो गए, मंदिर की भूमि होगी, सड़क के दोनों ओर हो गया, विद्यालय का जो भी एरिया हो गया, या फिर नहरों के किनारे होगी, रेल की जो पटरियां हैं वहां पे होगी, तो वहाँ उसके साथ साथ क्या हो गया, पेड़ लगाएंगे तो क्या होगा, अधिक से अधिक जो पेड़ होंगे और उससे हमें वन आवरण बढ़ाने में तो मदद मिलेगी ही मिलेगी। इसके अलावा हमें इमारती लकड़ी, ईंधन वगैरह ये सारी चीजें भी हमें मिलेंगी, फल वगैरह भी मिलेंगे, ठीक है। तो और इसका उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य पूरा समुदाय को लाभ पहुंचाना है। अगर इन सभी जगह पे हम पेड़ लगाएंगे तो पूरे समुदाय को तो उनका लाभ मिलेगा ना। तो इस योजना का एक उद्देश्य भूमि विहीन लोगों को वानिकीकरण से जोड़ना है, इससे उन्हें लाभ पहुंचाना जो केवल भूस्वामियों को ही प्राप्त होता है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स फार्म वानिकी। फार्म वानिकी में हम क्या पढ़ते हैं, फार्म वानिकी के अंतर्गत जो किसान होते हैं वो अपने खेतों में व्यापारिक महत्व के उद्देश्य से व्यापारिक महत्व वाले और अन्य पेड़ जो उनको खुद के लिए जो लाभकारी होंगे वो पेड़ लगाने होंगे। और वन विभाग जो होता है इसके लिए जो छोटे और जो मध्यम किसान होते हैं उनको बिना पैसे के निःशुल्क पेड़ पौधे उपलब्ध करवाता है, ठीक है। क्या है फार्म वानिकी, फार्म वानिकी में जो किसान होते हैं वो अपने खेतों में व्यापारिक भी और वैसे पेड़ भी दोनों तरह के पेड़ लगाएंगे, और वन विभाग जो है वो छोटे और मध्यम किसानों को निःशुल्क जो पौधे हैं वो उपलब्ध करवाता है। और इस तरह की जो योजना होती है ना, जैसे खेतों की जो मेड़ होगी, चरागाह होंगे, घास स्थल होंगे, घर के पास जो खाली पड़ी जो जमीन होगी, पशुओं का बाड़ा होगा, वहां पे पेड़ लगाए जाएंगे इस योजना के अंतर्गत। इजी है फार्म वानिकी, पता चल गया होगा, याद होगी कि जो किसान लोग हैं वो अपने खेतों में जो व्यापार की दृष्टि से और वैसे भी पेड़ लगाएंगे, और उनको सरकार जो छोटे किसान है और मध्यम किसान है निःशुल्क पेड़ उपलब्ध करवाएगी। और वो कहाँ पे लगाएंगे, अपने खेतों में लगाएंगे, खेतों की जो मेड़ें होती हैं वहाँ पे लगाएंगे, चरागाहों पर लगाएंगे, घास के स्थान हैं, जो घर के पास जो खाली पड़ी जो भूमि है वहाँ पे, और जो पशुओं के बांधने के जो बाड़े हैं वहाँ पे वो पेड़ लगा सकते हैं। ये कहलाता है फार्म वानिकी। नेक्स्ट है फ्रेंड्स वन्य प्राणी। वन्य प्राणी जो है ना, टोटल क्या है, जितने भी पूरे विश्व में ज्ञात जो पौधे और जो प्राणियों की किस्म पाई जाती है ना, उसका टोटल 4 से 5% जो है वो हमारे अकेले इंडिया में पाया जाता है। पूरे वर्ल्ड में जितने भी किस्म के पेड़ पौधे हैं या फिर जितनी भी प्रजातियां हैं इनकी जानवरों की, वो टोटल 4 से 5% जो है वो भारत में पाई जाती है। लेकिन धीरे धीरे क्या हो रहा है, इन प्रजातियों का कोई तो जैसे जो पेड़ पौधे उनका कटाव हो गया, ज़्यादा पेड़ पौधे काट लिए गए, जैसे और जो ये जंतु हैं उनको मार दिया गया शिकार के लिए, भोजन के लिए। तो धीरे धीरे ये प्रजातियां जो हमारे भारत में भी कम होती जा रही हैं। तो ये कम हो रही हैं, इनका कारण क्या है वो देखिए। सबसे पहला है औद्योगिकरण और तकनीकी विकास के कारण वनों की जो दोहन की गति है वो तेज हो गई है। भाई उद्योगों को जमीन चाहिए, जमीन लगाने के लिए पेड़ों को काटा जा रहा है, जिसकी वजह से ये वनों का दोहन हो रहा है बहुत तेज गति से, क्योंकि औद्योगिक क्रांति के कारण अधिक से अधिक उद्योग धंधे लगाए जा रहे हैं। नेक्स्ट है खेती, मानवीय बस्ती, सड़कों, खदानों, जलाशयों इत्यादि के लिए जमीन को और वनों को साफ किया जा रहा है कि भाई लोगों को अधिक भोजन की जरूरत है, जिसके लिए अधिक कृषि योग्य भूमि चाहिए, अधिक कृषि योग्य भूमि चाहिए, लोगों को आवास क्षेत्र भी चाहिए, और आने जाने के लिए जो ट्रांसपोर्टेशन है वो उसके लिए सड़कों के लिए भी जो पेड़ पौधे काटे जा रहे हैं। और क्या है, ये अधिक से अधिक क्या है, जो खाने खोदने के लिए खाने खोद रहे हैं, कहीं पे मिनरल्स मिल गए तो वहाँ पे अगर मान लो वन है तो उन पूरे के पूरे वनों को साफ कर दिया गया, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, धीरे धीरे जो वनों वाला क्षेत्र था उसकी कमी होती जा रही है। किसके कारण, आवासीय क्षेत्र के लिए या फिर उद्योगों के लिए या फिर भोजन के लिए या फिर जो मिनरल्स निकाले जा रहे हैं उनके लिए।
इस तरह से क्या हो गया, इस तरह से वन विनाश होता जा रहा है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, रजवाड़ू संभ्रांत वर्ग के ने शिकार और कीड़ा बनाया और एक बार में सैकड़ों वन्य जीवों का शिकार कर लिया है। क्या है कि जो ज्यादा अमीर लोग हैं वो क्या करते हैं, अपने मनोरंजन के लिए जाते हैं वनों में और जो भी जंगली जानवर है उनकी हंटिंग करते हैं। हंटिंग करेंगे तो अधिक से अधिक जो ये जंतु हैं, जीव जंतु हैं, इनके जंगलों में रहने वाले हमारे, वो धीरे धीरे विलुप्त होते जाएंगे, अधिक हंटिंग कर ली जाएगी तो। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, जंगलों में आग लगने से भी वनों और वनस्पतियों में क्या हो रहा है, आग लगेगी तो पेड़ पौधे जल जाएंगे और वहां पे जो भी जीव जंतु हैं वो भी मर जाएंगे। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए क्या किया सरकार ने, जो हमारे ये वन हो गए या फिर जो भी जैवीय ये वनों में रहने वाले जो भी जीव हैं, जैवीय विविधता है, उसमें जो कमी आ रही है उसका संरक्षण करने के लिए हमारी सरकार ने क्या किया कि जो भी टूरिज्म है ना उसको बढ़ावा दिया। क्यों, अगर टूरिज्म अधिक आएगा तो हम अधिक पर्यटन स्थलों का विकास करेंगे। अधिक पर्यटन स्थलों का विकास होगा तो क्या होगा, जो हमारा जो नेचुरल जो चीज़ें हैं जैसे जीव जंतु हैं और पेड़ पौधे हैं, इनमें भी तो बढ़ोतरी होगी ना, या फिर जो है उसको लोग ये समझेंगे कि भाई ये अमूल्य धरोहर है। आगे देखिए, भारत में वन्य प्राणी संरक्षण। भारत में जो वन्य प्राणियों के संरक्षण के लिए एक अधिनियम बनाया गया, वो कब पारित हुआ था ये कानून, 1972 में बनाया गया था। वन्य प्राणी अधिनियम कब बनाया, वन्य जीवों के संरक्षण के लिए एक अधिनियम वो बनाया था भारत में, वन्य प्राणी अधिनियम 1972 में। ये वन्य प्राणी अधिनियम क्यों बनाया गया था, ये वन्य प्राणियों के संरक्षण और रक्षण के लिए बनाया गया था और ये एक कानूनी रूपरेखा तैयार की गई थी इसकी, और इसके अकॉर्डिंग दो उद्देश्य भी थे। वो दो उद्देश्य कौन से थे वो देखिए आप, कि अधिनियम के तहत अनुसूची में सूचीबद्ध संकटापन्न प्रजातियों को सुरक्षा प्रदान करना और नेशनल पार्क, पशु विहार जैसे संरक्षित क्षेत्रों को कानूनी सहायता प्रदान करना। क्या है कि ये 1972 में वन्य प्राणी अधिनियम बना ना, उस टाइम पे जो भी ऐसे जीव थे जो संकटापन्न यानी कि वो खत्म होने की कगार पर थे ना, उनकी सूची बनाई गई तो उनको सुरक्षा प्रदान करने के लिए, और जो नेशनल पार्क घोषित कर दिए गए ना जो वन, वो वाले वन, और जो पशु विहार हैं जहाँ पे जो ये हमारे जो जीव जंतु रहते हैं ना वो वाले क्षेत्र, इनको ये जो अधिनियम बनाया गया था इसके तहत संरक्षित कर दिया गया कि जो ये नेशनल पार्क हैं, जो पशु विहार हैं या फिर जो संकटापन्न जो भी प्रजातियां ना, उनको सहायता प्रदान की जाएगी। आगे देखिए नेक्स्ट, इस अधिनियम को 1991 में पूर्णतः संशोधित कर दिया गया। 1991 में इनको इस जो ये अधिनियम आया था इसको पूर्णतः संशोधित किया गया, जिसके तहत क्या कहा गया कि कठोर सजा का प्रावधान, अगर मान लो जो संकटापन्न जो भी प्रजाति है वो घोषित की गई है और उन जीवों को कोई हंटिंग करता है उनकी, तो उस आदमी को कठोर सजा दी जाएगी। जैसे जो सलमान खान फंसे थे ना काला हिरण को हंट करने के उसमें केस में, इसी तरह से इसमें कुछ पौधों की प्रजातियों को बचाने तथा संकटापन्न प्रजातियों की संरक्षण का प्रावधान भी किया गया है। ऐसे ही जैसे जीवों की सूची बनाई गई, ऐसे ही कुछ पौधों की सूची बना दी गई, कुछ पेड़ों की सूची बना दी गई और कुछ अन्य प्रजातियों की सूची बनाई गई कि भाई जो ये वाले पेड़ पौधे हैं ये खत्म होने की कगार पे हैं या इनकी संख्या कम है, इनको बचाया जाए, इनको संरक्षित किया जाए। ठीक है। देश में 102 नेशनल पार्क, 515 वन्य प्राणी अभयारण्य, और ये जो है ना 102 तो नेशनल पार्क है और 515 वन्य प्राणी अभयारण्य हैं, ये 1.57 करोड़ हेक्टेयर भूमि पर फैले हैं। तो क्वेश्चन में क्या आएगा, क्वेश्चन में आएगा कि हमारे देश में कितने नेशनल पार्क हैं, तो कितने हैं 102। अच्छा, वन्य प्राणी अभयारण्य कितने हैं, ये हैं 515, और ये कितनी हेक्टेयर भूमि पर फैले हैं, ये फैले हैं 1.57 करोड़ हेक्टेयर भूमि पर। फिर से देखिए, जो वन्य प्राणी अधिनियम था ना वो 1972 में पास किया गया था, जो कि वन्य प्राणियों के संरक्षण के लिए कानूनी रूपरेखा तैयार की गई थी। ये सिर्फ 1972 में एक रूपरेखा तैयार हुई थी, इसमें फिर से 1991 में संशोधित किया गया। संशोधन के दौरान कहा गया कि जो भी लोग जो संकटापन्न जो प्रजाति के जीव हैं या फिर जो भी ऐसे पेड़ पौधे हैं जो भी खत्म होने की कगार पे हैं, उन जीवों का शिकार करेंगे या पेड़ों को काटेंगे तो उनको कठोर सजा का प्रावधान है। और
एक हमने इसमें पढ़ा कि हमारे देश में टोटल नेशनल पार्क जो है वो है 102 और टोटल जो वन्य प्राणी अभ्यावन है वो है 515, जो कि टोटल जो भूमि है वो 1.57 करोड़ हेक्टेयर भूमि पर ये फैले हुए हैं। तो क्या हो गया, हमारा जो वन्य प्राणी संरक्षण का दायरा है वो काफ़ी बड़ा हो गया। फिर है यूनेस्को ने भी क्या किया, मानव और जीव मंडल योजना के तहत भारत सरकार ने वनस्पति जात और प्राणी जात के संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए। फिर क्या किया गया, एक प्रोजेक्ट टाइगर नाम से एक प्रोजेक्ट शुरू किया 1973 में और प्रोजेक्ट एलिफेंट शुरू हुआ 1972 में। जो ये विशेष प्रकार की योजनाएं थी ना, ये किसके लिए थी, जो प्रोजेक्ट टाइगर था ये तो जो टाइगरों की जो प्रजातियां विलुप्त हो रही थी उनके लिए था, और प्रोजेक्ट एलिफेंट था हाथियों के लिए और उनके संरक्षण के लिए और उनके जो आवासीय क्षेत्र हैं उनके बचाव के लिए ये शुरू किया गया था। और जो प्रोजेक्ट टाइगर है वो 1973 में चलाया गया, जिसका मुख्य उद्देश्य क्या था, भारत में जो टाइगर्स में कमी हो रही है, जो बाघों की जनसंख्या कम हो रही है ना, उसके स्तर को बनाए रखना, जिससे क्या होगा, वैज्ञानिक, सौंदर्यात्मक, सांस्कृतिक और पारिस्थितिक मूल्य जो है उनको बनाए रखा जा सकेगा। इससे प्राकृतिक जो धरोहर है उसका भी संरक्षण होगा और लोगों को जो शिक्षा और मनोरंजन है उसमें भी फायदा होगा। फिर से देखिए, प्रोजेक्ट टाइगर शुरू किया गया 1973 में। क्यों शुरू किया गया था, ये इसलिए शुरू किया गया था ताकि जो बाघों की संख्या है वो कम हो रही है उसके स्तर को बनाए रखा जा सके। फिर जो प्रोजेक्ट एलिफेंट है वो शुरू हुआ था 1992 में। प्रोजेक्ट एलिफेंट शुरू हुआ था 1992 में और प्रोजेक्ट टाइगर शुरू हुआ था 1973 में। 1972 में शुरू हुआ था, वन्य प्राणी का जो संरक्षण अधिनियम था वो लागू हुआ था 1972 में, तो जिसका संशोधित रूप 1991 में आया था। तो जो ये हमारा हमने पढ़ा है, जो प्रोजेक्ट टाइगर जो 1993 में आया था, इसमें और क्या शुरू किया गया था, क्या बताया इसमें, यह योजना शुरू में 9 बाघों के आरक्षित क्षेत्रों में शुरू की गई थी, कि जहाँ पे 9 बाघ थे ना सिर्फ, वहाँ पे ये योजना शुरू की गई थी जब 1973 में ये लागू हुई थी। और ये 16,339 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर फैला हुआ था, ये जो आरक्षित क्षेत्र था ये। अब ये 44 करोड़ बाघ निश्चलों में चल रहा है और इसका क्षेत्रफल कितना है, 36,988.28 वर्ग किलोमीटर है और 17 राज्यों में ये फैला हुआ है। और देश में बाघों की संख्या 2011 में 1411 से बढ़कर हो गई थी 2010 में 1706। क्या कह रहा है कि जो प्रोजेक्ट टाइगर शुरू हुआ था ना, उसमें बाघों के संरक्षण के लिए, यानी कि जो बाघ हैं उनकी जो संख्या अब फिलहाल है उससे कम ना हो पाए और आगे बढ़े, उसके लिए लागू किया गया था। और शुरू में जब ये लागू किया गया तो 9 बाघों के आरक्षण से शुरू किया गया था, जो कि टोटल एरिया वहाँ पे था 16,339। अब यह योजना 44 करोड़ बाघ नीचियों में चल रही है और टोटल क्षेत्रफल है ना, जो ये 44 करोड़ है, इनका टोटल क्षेत्रफल है 36,988.28 वर्ग किलोमीटर, जो कि टोटल 17 राज्यों में है। जो ये बाघ परियोजना अब चल रही है ना, टोटल 17 राज्यों में है। तो बाघों की जो संख्या जो 2006 में थी वो तो थी टोटल 1411, जो कि 2010 में बढ़कर हो गई है 1706। बाघ परियोजना और एलिफेंट जो परियोजना थी उसके अलावा कुछ और परियोजनाएं चलाई गई, उनके और नाम देख लीजिए, वो कौन सी हैं। मगरमच्छ प्रजनन परियोजना, अगली है हंगुल परियोजना, नेक्स्ट है हिमालय कस्तूरी मृग परियोजना। और कौन सी हैं, बाघ और हाथी के अलावा मगरमच्छ का प्रजनन परियोजना, हंगुल परियोजना और हिमालय का जो कस्तूरी मृग है उसके जो संरक्षण के लिए परियोजना बनाई गई है वो। नेक्स्ट देखिए, जीव